हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सक्सेस। मेरा नाम है कार्तिक तोमर एंड आज की इस वीडियो में हम डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म करने जा रहे हैं। ये हमारी पार्टनरशिप अकाउंट्स की पहली जो हमारी बुक है क्लास 12 की, उसका लास्ट चैप्टर है। आज हम इसका पार्ट 1 लेके आए जिसके अंदर हम इसकी सारी थ्योरी और जो कॉन्सेप्ट है बेसिक हम उसको समझेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में हम इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू इसके जितना भी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है उसको भी क्लियर करेंगे, साथ ही साथ हमारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं इस चैप्टर के नाम से डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है। तो देखो, डिसोल्यूशन का मतलब होता है बंद हो जाना। ठीक है, एक पार्टनरशिप फर्म जब बंद हो जाती है बिल्कुल, मतलब उसके अंदर हम उसको कंटिन्यू ही नहीं करना चाहेंगे पार्टनर्स उसको मिलकर कि फर्म ही बंद कर दो, तब हम उसका डिसोल्यूशन करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसमें ना दो चीज़ आ रही है, एक आ रही है पार्टनरशिप और एक आ रहा है फर्म। ठीक है, जो पार्टनरशिप है और वो जो फर्म है, इसके डिसोल्यूशन में फ़र्क क्या होता है। देखो, सिर्फ पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन करेंगे उसका मतलब होता है जो हमारे पार्टनर्स है उनके बीच में जो आपसी म्यूचुअल एग्रीमेंट है वो खत्म हो गया, यानी कि फर्म चल रही है बट पार्टनर्स नहीं रहे वो सेम। ठीक है, तो सिर्फ पार्टनरशिप खत्म हुई है, फर्म हमारी कंटिन्यू हुई है, तो उस टाइम पे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। लेकिन जो हमारा फर्म है, इसका डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि हमारी पूरी फर्म ही बंद हो गई, इसमें अब कोई और नए पार्टनर नहीं आएंगे, ना पुराने पार्टनर रहेंगे, हमारी पूरी फर्म बंद हो चुकी है। ठीक है, तो इसको लीगल वे में देखते हैं तो मीनिंग इसका क्या होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो ये याद रख लेना, सेक्शन 39 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके थ्रू इसकी डेफिनेशन हमें क्या पता चलती है। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल पार्टनर्स इन द फर्म, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का मतलब होता है जो भी हमारी पार्टनरशिप है उसका बंद हो जाना, जितने भी पार्टनर्स है फर्म के अंदर उन सबके बीच में। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारे पास तीन पार्टनर है। ठीक है, एक बना देता हूँ। तो ये तीन पार्टनर है। ठीक है, अब इन तीनों ने म्यूचुअल एग्रीमेंट में करा कि हम तीनों को ही पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं करनी, और ना ही कोई एडमिशन ले रहे हैं, यानी कि कोई पार्टनर्स को ना ही ऐड कर रहे हैं। पार्टनर तो चलो तीनों ही छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि इस केस में इनके पास और कोई पार्टनर है नहीं, ये पार्टनरशिप को और आगे बढ़ाना नहीं चाह रहे, पार्टनरशिप को और आगे नहीं बढ़ाना बढ़ाना नहीं चाह रहे, तो फर्म का ही डिसोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, अब हम डिसोल्यूशन में करते क्या है। इन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, एसेट्स ऑफ द फर्म आर रियलाइज्ड एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज एंड लोन बाय पार्टनर और पार्टनर्स आर पेड। यानी कि जो हमारे एसेट्स हैं उनको रियलाइज कर दो, और जो हमारी आउटसाइड लाइबिलिटी है और जो लोन बाय पार्टनर है, या फिर ज़्यादातर पार्टनर ने हमको जो लोन दे रखा है, पार्टनर्स मतलब मल्टीपल पार्टनर्स, उनको पे कर दो। बैलेंस इफ एनी, अगर कोई बैलेंस बचता है, इज पेड टू द पार्टनर्स इन सेटलमेंट ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट्स, यानी कि उनके कैपिटल अकाउंट्स के सेटलमेंट में उसको यूज कर लिया जाएगा, इंक्लूडिंग उनका लोन टू पार्टनर हो गया, या कोई और मतलब मल्टीपल पार्टनर्स। इफ देयर इज शॉर्टफॉल इन मीटिंग आउटसाइड लाइबिलिटीज, इट इज मेड बाय द पार्टनर्स फ्रॉम द प्राइवेट एसेट्स। अब देखो, अगर इसके अंदर मतलब अगर हमारे पास जितनी भी एसेट्स बेच दी उसके बाद भी हमारे पास कोई लाइबिलिटी बचती है जो हमें पे ऑफ करनी है, और वो आउटसाइड लाइबिलिटी है, तो वो हम कैसे पे ऑफ करेंगे। पार्टनर की जो प्राइवेट एसेट्स है ना, उसको अपने घर से सामान ला के अपना प्राइवेट एसेट्स बेचनी पड़ेगी, तब हम उसको आगे बेच पाएंगे, मतलब लाइबिलिटी को सेट ऑफ कर पाएंगे। ठीक है, अब डिसोल्यूशन के मोड्स कैसे होते हैं, तो ठीक है, ये देख लो, अब 5 तरीके से डिसोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, सबसे पहला है म्यूचुअल एग्रीमेंट, कि तीनों पार्टनर ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि हमें अब फर्म को कंटिन्यू नहीं करना, हम पार्टनरशिप यहीं ब्रेक करते हैं और हम फर्म को बंद करते हैं। तो उस केस में हमारा म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू डिसोल्यूशन होता है। ठीक है, सेकंड है कंपलसरी डिसोल्यूशन। ठीक है, कंपलसरी डिसोल्यूशन मतलब अब करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं बचा। व्हेन ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट वन बिकम्स इंसॉल्वेंट, यानी कि या तो सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, किसी के पास पैसा नहीं बचा, या फिर सारे पार्टनर में से एक पार्टनर को छोड़ के बाकी सब इंसॉल्वेंट हो गए, उनके पास पैसे नहीं बचा। तो पहला तो उस केस में करते हैं। सेकंड, व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल, यानी कि अगर हम कुछ बिजनेस कर रहे हैं वो पहले लीगल था, बट कुछ ऐसी कंडीशन आई, कोई एक ऐसा एक्ट पास हुआ या कोई पार्लियामेंट में ऐसा बिल पास हुआ जिसके थ्रू हमारा जो काम है बिजनेस वो हमारा अनलॉफुल हो गया, तो एक उस केस में हम इसको डिसोल्यूशन करना पड़ जाएगा। ठीक है, ये आप इसको आगे बिजनेस लॉस के अंदर आप समझ पाओगे कि अनलॉफुल कैसे बनता है, जब आप बिजनेस लॉ पढ़ोगे आगे जाकर, तब आपको ये और अच्छे से क्लियर होगा। थर्ड है बाय नोटिस। नोटिस क्या होगा, इन केस ऑफ पार्टनरशिप इज एट विल, अगर कोई पार्टनरशिप अपनी विल के ऊपर है, द फर्म में बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस इन राइटिंग, यानी कि अगर पार्टनरशिप विल के ऊपर है कि जब तक मन चाहेंगे तब तक पार्टनरशिप करेंगे, अगर टेन्योर पे है तो टेन्योर खत्म होने के बाद
वो खत्म हो जाएगी पार्टनरशिप। लेकिन अगर पार्टनरशिप विल के ऊपर है कि जो पार्टनर्स है वो अपने डिसाइड करेंगे कि हाँ हम चाहते कि अब हम पार्टनरशिप को बंद करना चाहेंगे, तो कोई भी पार्टनर अपना एक नोटिस दे देगा राइटिंग में बाकी सभी पार्टनर को कि वो फर्म को डिसॉल्व करना चाहता है। फिर उसके बाद वो लोग अग्री करेंगे तो फर्म डिसॉल्व होगी, वरना नहीं होगी। चौथा है ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, यानी कि किसी एक इवेंट के हैपनिंग पर। इस केस में क्या होता है, ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म फॉर विच द फर्म वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक है, तो इवेंट कौन कौन से हो सकते हैं? तो पहला इवेंट तो ये हो गया कि जो भी मैंने बताया कि अगर पार्टनरशिप फर्म किसी एक टाइम पीरियड के लिए, तो जैसे ही वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाएगा तो फर्म बंद हो जाएगी। ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर, वही सेम चीज़, अगर वेंचर एक जो जॉइंट वेंचर एक टाइम के लिए बना रखा है, किसी गोल के लिए बना रखा है, तो उनका जो कंप्लीशन हो जाएगा अपना गोल, तो उसके बाद वो अपना वेंचर खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी हो सकता है। तीसरा है ऑन डेथ ऑफ पार्टनर इफ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड एनी कंटिन्यूएशन ऑफ फर्म, यानी कि अगर मान लो फर्म में सिर्फ दो ही पार्टनर है, ठीक है, अब पार्टनरशिप फर्म का हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या था कि कम से कम दो पार्टनर तो होने चाहिए। ठीक है, राइट। तो मान लो अगर दो ही पार्टनर है और हमें इनमें से एक की डेथ हो गई, ठीक है, इनमें से एक की डेथ हो गई, तो इस केस में क्या होगा, अब एक पार्टनर जो है ये तो बिजनेस कर नहीं पाएगा, राइट। अब ये बिजनेस नहीं कर पाएगा और हमें ये भी नहीं बता रखा डीड में कि इस जिसकी डेथ हुई है इसका कंटिन्यूएशन में कोई लीगल हायर आएगा नहीं जो इसकी जगह पे हम वो प्लेस लेगा और कंटिन्यू करेगा, तो उस केस में पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। चौथा है ऑन एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज इंसॉल्वेंट, यानी कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट करार कर दिया जाता है कि उसको बता दिया जाता है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया, वही चीज़ जो हमने पढ़ी थी कि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया कंपलसरी डिसोल्यूशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, यानी कि कोर्ट भी हमारा डिसोल्यूशन कर सकती है। अब ये नहीं कि सिर्फ पार्टनरशिप फर्म है, प्राइवेट है, तो सिर्फ पार्टनर ही अपने मनचाही करेंगे, नहीं, इसके अंदर कोर्ट का भी रोल होता है। ठीक है, कैसे होता है वो देखते हैं। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट कैसे कैसे हो सकता है, कोर्ट में पास ऑर्डर फ्रॉम फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, किस किस केस में कोर्ट अपना डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म के पार्टनर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म के लिए एक नोटिस पास कर सकती है, ऑर्डर पास कर सकती है। पहला, अ पार्टनर बिकम अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड हो गया। अब अगर आप बिजनेस लॉस पढ़ते होंगे या फिर अगर आप पढ़ोगे आगे जाकर, तो उसमें बताया जाएगा कि अनसाउंड माइंड क्या होता है। अनसाउंड माइंड होता है जो कि सोच समझ के डिसीजन नहीं ले सकता। अब ये टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। टेम्परेरी यानी कि वो कुछ दिन के कुछ टाइम पर वो अनसाउंड माइंड रहता है। फॉर एग्जांपल एक ड्रंक आदमी है, ठीक है, जो नशा करता है, वो जब वो नशे की हालत में रहेगा तब वो अनसाउंड माइंड रहेगा, लेकिन जब उसने कोई भी टाइप का नशा नहीं करा होता तब वो साउंड माइंड कहलाया जाएगा। परमानेंट होता है जो कि ऑफिशियली कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ भाई ये बंदा अनसाउंड माइंड है, ये कोई सोच समझ के डिसीजन नहीं ले सकता। ठीक है, तो अगर कोई पार्टनर ऐसा अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तब ये लोग कहते हैं कि नहीं आपका एक पार्टनर अब अनसाउंड माइंड का हो चुका है तो आपको डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। ये इन केस अगर सिर्फ दो ही पार्टनर है तो ठीक है, वरना फिर उसको निकाल दो। ठीक है, सेकंड आता है पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज अ पार्टनर, यानी कि कोई पार्टनर सेम चीज इंसॉल्वेंट हो गया या फिर अनसाउंड माइंड का हो गया कि वो परमानेंटली ही कुछ नहीं कर सकता, परमानेंटली अनसाउंड माइंड का हो गया, तो वही केस आ गया इसके अंदर। सी है, अ पार्टनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट विच इज लाइकली टू एडवर्स द इफेक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, यानी कि कोई पार्टनर ऐसा पकड़ा गया कि उसने कुछ गलत करा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी क्राइम में वो आ गया, मान लो दो पार्टनर है, एक ने मर्डर कर दिया किसी थर्ड पार्टी का, ठीक है, थर्ड पार्टी का, और कोर्ट ने वो बता दिया कि इसने कुछ मिसकंडक्ट करा है, किसी का मर्डर करा है या कुछ इलीगल सप्लाई कर रहा है, फॉर एग्जांपल ड्रग डीलिंग कर रहा है कुछ, तो उस केस के अंदर फर्म कोर्ट ऑर्डर पास करेगा कि आपका ये जो पार्टनर है इसने मिसकंडक्ट करा है, आप प्लीज इसको निकाल कर अपना फर्म बंद कीजिए क्योंकि फर्म के थ्रू इसने मिसकंडक्ट करा है जिससे फर्म के अंदर काफी इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, डी क्या आता है हमारे पास, पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज ब्रीच प्रिसेंटली बाय पार्टनर और पार्टनर्स, यानी कि जब पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो हमने बना रखा है जिसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं वो ब्रीच होगी। ठीक है, वहां पे लिखा कुछ और था लेकिन पार्टनर्स कुछ और कर रहे हैं, तो उस केस में भी हमें इनका डिसोल्यूशन करना होता है। कोर्ट फाइंड्स डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जस्टिफाइड, जब कोर्ट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म को जस्टिफाइड मानती है कि यहाँ इनमें कुछ ऐसा है जो कि होना नहीं चाहिए था, तो इनका डिसोल्यूशन कर दो। एंड लास्ट पॉइंट आता है कि द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट अ लॉस, यानी कि बिजनेस ऑफ द फर्म हम और आगे नहीं कर सकते, हमारे पास लॉस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ केसेस थे जिसके अंदर हमारा डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म हुआ होता है। ठीक है,
अब वही चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस करी थी, डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बीच में क्या डिफरेंस आता है, ठीक है, तो हम उसको एक टेबल के फॉर्मेट में समझते हैं। ठीक है, ये 4 पॉइंट है, इसके अलावा आप काफ़ी सारे बना के लिख सकते हो और बाकी आप बुक में भी देख लेना। मैं 4 मेन पॉइंट को डिस्कस कर लेता हूँ। तो डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, फर्म का डिसोल्यूशन होता क्या है? सबसे पहली चीज़, क्लोजर ऑफ बिजनेस होता है एंड एंड ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, यानी कि बिजनेस भी क्लोज होगा और जो पार्टनरशिप है पार्टनर्स के बीच में वो भी बंद हो जाएगी। दूसरी चीज क्या आती है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड। इसके अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो भी होता है हमारे, चाहे बैलेंस शीट हो, पीएनएल अकाउंट हो, सब कुछ बंद कर दिया जाता है कि अब इसके आगे और कुछ हम दोबारा नेक्स्ट ईयर नहीं करेंगे, बिल्कुल एंड। तीसरी चीज, बिजनेस एंड हो जाता है अच्छी तरीके से कि हाँ अब और कुछ नहीं होगा। ठीक है, कैसे होता है? चौथा पॉइंट, आइदर बाय कोर्ट ऑर्डर और वॉलंटरी, यानी या तो कोर्ट ऑर्डर के द्वारा होएगा या फिर वॉलंटरी के द्वारा होगा। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कैसे होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है एंड ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एंड हुई है, ठीक है, हमारा फर्म एंड नहीं हुई, पार्टनरशिप एंड हुई है, यानी कि नए पार्टनर आ सकते हैं, फर्म कंटिन्यू करेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स नीड नॉट टू बी क्लोज, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम जरूरी नहीं है कि बंद करें। इसके अंदर मेन है रिवैल्यूएशन हो जाएगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन हो जाएगा एसेट्स का, रिजोल्यूशन हो जाएगा इसमें एसेट्स का, कुछ भी कह लो। ठीक है, बिजनेस कंटिन्यूस, इसके अंदर बिजनेस कंटिन्यू होएगा, पार्टनरशिप फर्म के अंदर बिजनेस कंटिन्यू होगा अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रही है तो। ऑलवेज वॉलंटरी, यानी कि हमेशा वॉलंटरी ही होगा, इसमें कोई कोर्ट नहीं इसके अंदर इंटरफेयर कर सकता, ये हमेशा वॉलंटरी ही होगा। राइट, अब चलो चलते हैं हम नेक्स्ट, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। यानी कि अब हमने मान लो कि हमारा फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, अब हम उसके अंदर हमारे अकाउंट्स का सेटलमेंट कैसे करेंगे उसको सीखते हैं। तो देखो, हमारी फर्म बंद हो रही है, हमें लायबिलिटी पे करनी है, हमें एसेट्स बेचनी है। अब हम उसको किस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में जाना है? ठीक है, तो सबसे पहले देखो, जब भी हम अपने एसेट्स बेचेंगे तो उसको तो बेच दो नॉर्मली जैसे बेचना होता है। अब हम पेमेंट कैसे करेंगे लायबिलिटी का? क्योंकि लायबिलिटी दो होती है हमारे पास, एक इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है। ठीक है, उसको कैसे करते हैं वो सीखते हैं। तो सेक्शन 48 हमको बताता है सेटलमेंट के बारे में कि इन पेइंग ऑफ फर्म्स डेट टू द थर्ड पार्टीज। तो सबसे पहले हमें पेमेंट कैसे करनी होगी? फर्म के डेट जो थर्ड पार्टी को दे रखा है, यानी कि फर्म में दो पार्टीज होती है, आपको मालूम है, एक सेकेंडरी पार्टी लाइबिलिटी और एक होता है थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। सेकेंडरी पार्टी लाइबिलिटी होती है जो हमारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है, यानी कि उनका कैपिटल हो गया जो या फिर उनका कोई लोन या एडवांस हो गया। थर्ड पार्टी होती है जो हमें बाहर से मिलता है, जैसे कि क्रेडिटर हो गए, ट्रेड पेएबल हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। तो सबसे पहले बोलते हैं कि हमें थर्ड पार्टी लाइबिलिटी को पे ऑफ करना होगा। ठीक है, अगर हमारे पास जो भी पैसा बचा, हमारे पास कैश इन हैंड है, हमें हमने एसेट्स बेच दी, उसके बाद जो पैसा है, तो सबसे पहले थर्ड पार्टी लाइबिलिटी का हमें राइट ऑफ कर दो, उनकी सारी लाइबिलिटी चुका दो, जितना भी उनको पे करना है कर दो। सेकंड क्या है? इन पेइंग टू ईच पार्टनर रेटेबली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ लोन्स और एडवांसेस। ठीक है, सेकेंडरी हमें क्या करना है, जो पार्टनर के लोन और एडवांसेस है पहले उनको पे करो। अब सेकंड पार्टी लाइबिलिटी में हमारा कैपिटल भी आ जाएगा, उनका लोन्स एंड एडवांसेस भी आ जाएंगे। तो सबसे पहले उनके लोन्स और उनके जो एडवांसेस है उसको पे करना पड़ेगा कैपिटल देने से पहले। इन फिर थर्ड आता है इन पेइंग टू ईच पार्टनर रेटेबली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब उसके जो कैपिटल अकाउंट पे जो बचा है वो दे दो, अगर लॉस है तो उनके कैपिटल से हमें निकालना भी पड़ सकता है। ठीक है, अगर प्रॉफिट हमारे पास अभी भी बचा हुआ है तो हम उनके कैपिटल में दे देंगे उनको जितना उनकी कैपिटल है। दी रेसिड्यू इफ एनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इनकी कैपिटल की पेमेंट करने के बाद भी अगर हमारे पास कुछ और प्रॉफिट बचता है, ठीक है, इफ एनी अगर कोई बचता है तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। ठीक है, इतना समझ गए कि कैसे हमें सेटलमेंट करना है। ठीक है, अब कहाँ सेटलमेंट करना है ये देखते हैं। अब हमें उसको कैसे करना होता है, हमें कुछ अकाउंट्स बनाने होते हैं। तो सबसे पहले आता है रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर हमें सारे बैलेंस शीट पूरी खाली करके रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले डालनी होती है। ठीक है, हमारा जो फॉर्मेट बनता है उसमें डेबिट साइड पे हमारे सारी एसेट्स आ जाती है, क्रेडिट साइड पे लायबिलिटी, और उनकी पेमेंट करने के लिए अपोजिट साइड पे क्रेडिट साइड पे हमारी एसेट्स की पेमेंट होगी और डेबिट साइड पे हमारी लायबिलिटी की पेमेंट्स होंगी। ठीक है, तो इसको एक एक करके समझते हैं। राइट, तो मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, मैंने यहाँ पे फॉर्मेट लगा रखा है, अब इसको देखते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट का हमारा फॉर्मेट कैसे बनता है? डेबिट साइड क्रेडिट साइड हमको मालूम है कैसे आएगी, पर्टिकुलर्स आएगा, हमारा अमाउंट आएगा, पर्टिकुलर्स आएगा, फिर हमारा अमाउंट आएगा। राइट, अब कैसे आएगा? जैसे मैंने बताया, डेबिट साइड पे सारे एसेट्स आ जाएंगे, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग होगी, प्लांट एंड मशीनरी, सन्डी डेटर्स, बिल्स रिसीवर, ऑल द अदर एसेट्स ऑफ द फर्म एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट्स, लोन टू पार्टनर्स एंड कैश और बैंक बैलेंस। इसके अंदर सारे एसेट्स आएंगे,
सिर्फ हमारा फिक्टिशियस एसेट्स नहीं आएंगे, लोन टू पार्टनर्स नहीं आएगा, और कैश और बैंक बैलेंस नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा हमारे जितने भी सारे एसेट्स है सब आ जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, किन किन तीन चीजों को हमें नहीं लेना, फिक्टिशियस एसेट्स एसेट्स को, लोन टू पार्टनर्स को, और कैश या बैंक बैलेंस अगर कुछ है तो उसको हमें इसके अंदर नहीं दिखाना डेबिट साइड पे, ठीक है। बैलेंस शीट को इसको बेसिकली खाली करनी है, बैलेंस शीट से अमाउंट उठाओ और इसके अंदर डालो। क्रेडिट साइड पे आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स आ जाएगा, बिल्स पेएबल आ जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा, लोन फ्रॉम आउटसाइडर, यानी कि बाहर से जो हमारे पास लोन आया है, यानी कि जो भी हमें बाहर आउटसाइडर को लोन देना है वो, ठीक है। सारी लाइबिलिटी आ जाएगी, ऑल अदर लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन, ठीक है। पार्टनर का जो लोन अकाउंट है वो, और पार्टनर की जो कैपिटल है वो, इन दोनों को छोड़कर जो भी हमारा अमाउंट है लाइबिलिटी साइड में वो सारे लिख देंगे, ठीक है। तो एज इट इज हमें बैलेंस शीट में जो दे रखा है हमें वो कॉपी कर लेना होता है। उसके बाद क्या आता है, जो भी हमें इसकी लाइबिलिटी की पेमेंट करनी होती है वो हमें डालना होता है डेबिट साइड पे, कैश या बैंक से जो भी हमारी पेमेंट जाती है, ठीक है। अगर किसी लाइबिलिटी के बदले में कोई एसेट ले गया, यानी कि मान लो एक क्रेडिटर है, मैं लिख के समझा देता हूँ। मान लो एक क्रेडिटर है यहाँ पे, उसने कहा मैं आपकी प्लांट एंड मशीनरी ले जाऊंगा एज अ सेटलमेंट ऑफ माई क्रेडिट अमाउंट, ठीक है, जो भी मैंने आपको क्रेडिट दे रखा है। तो उस केस में क्या करते हैं, हम कुछ पास नहीं करते, कोई एंट्री पास नहीं करनी होती। वो क्या होता है, हमारा इसी के अंदर सेटल हो जाता है। क्रेडिटर को बैंक का अमाउंट देने की जगह हमने उसको अपनी एसेट दे दी, तो वो यहाँ पे सेटल हो गया ऑलरेडी, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं, हमें सारी पेमेंट करनी होती है, जितने भी हमारे लाइबिलिटीज होती है उसको। फिर क्रेडिट साइड पे हमें जितना भी हमारा अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स होता है, यानी कि हमारी एसेट्स हमें बेच दो, जितना भी हमारा अमाउंट रिसीव हुआ वो यहाँ पे कैश या बैंक से डाल दो इधर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा। अगर फर्म की कोई लाइबिलिटी किसी पार्टनर ने पर्सनली पे कर दी, मान लो फर्म की एक क्रेडिटर की लाइबिलिटी है 50 रुपए की, और हमें फर्म बोल रखा है एडजस्टमेंट में कि जो एक पार्टनर है, फॉर एग्जाम्पल ए बी और सी तीन पार्टनर है, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ ढंग से एक बार, ए बी और सी पार्टनर है, ठीक है। इनमें बोला है कुछ तो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, मान लो इक्वली कर रहे हैं। तो जो बी है उसने वो 50 रुपए की लाइबिलिटी जो है वो पे कर दी अपने पास से, पर्सनल पैसों से, ठीक है। तो उसमें क्या ड्यूटी बनती है कि लाइबिलिटी तो वो हमारी फर्म की है, राइट, फर्म की तो लाइबिलिटी है, बट पे उसने बी ने करी है। तो ये तो फर्म की ड्यूटी बनती है ना कि बी ने अपने पास से पे करी है, लाइबिलिटी मेरी थी तो मैं उस बी को कंपनसेट करूंगा। कितना कंपनसेट करूंगा, जितने की लाइबिलिटी थी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डाल के फर्म की कोई लाइबिलिटी अगर पार्टनर पे कर देता है तो वो हमें यहाँ पे दिखानी पड़ती है। तो यहाँ पे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट यानी कि बीस कैपिटल अकाउंट दिखा देना, राइट। अगर कोई पार्टनर फर्म का एसेट ले जाए तो सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एसेट फर्म का है, ठीक है, फ्री में तो देगा नहीं फर्म, कुछ ना कुछ तो वैल्यू पे करनी पड़ेगी। अगर पार्टनर लेके चले जाएगा तो फर्म को उसको बेच के जो पैसा मिलना था वो फर्म को मिलेगा नहीं, राइट। यानी कि फर्म उसके बदले में कुछ ना कुछ कंपनसेट करेगा, अपने आप को पैसा मांगेगा, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से निकाल लेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस साइड आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे फर्म्स एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, जो भी एसेट ले जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर वो लैंड एंड बिल्डिंग ले जा रहा है 1 लाख की, एक लैंड एंड बिल्डिंग लेके जा रहा है पार्टनर, तो 1 लाख से हम उसको यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कोई डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है हमारा, यानी कि वो हमारा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी ट्रांसफर टू द क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि वही ट्रांसफर, जैसे हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने प्रॉफिट ट्रांसफर करा था, वैसे ही अगर डेबिट साइड पे कोई बैलेंसिंग फिगर आती है तो हम उसको प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है उसको पार्टनर्स के जो भी कैपिटल अकाउंट में उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें ट्रांसफर कर देंगे। सेम अगर हमारा क्रेडिट साइड पे, ठीक है, अभी हमारा डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आया था, अभी हमारा क्या कहते हैं क्रेडिट साइड पे हमारा बैलेंसिंग फिगर कोई आ रहा है, तब हम क्या करेंगे, तो वो हमारा लॉस का केस बन जाएगा, फिर वो हम पार्टनर्स के कैपिटल में से निकाल लेंगे, राइट। इसके बाद लोन बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिंपल है, लोन बाय फर्म टू पार्टनर कैपिटल पार्टनर्स अकाउंट सिंपल है, ये हम आगे जब हम क्या कहते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो उसमें सीख जाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेम है जैसा हमारा हमेशा से होता है, बस एंड में क्या करेंगे, टू जो बाय बैलेंस सी डी लिखा जाता है या टू बैलेंस सी डी होता है, बाय बैलेंस या टू बैलेंस सी डी होता है,